So hello everyone, right now we have with us Zuhair Zaidi and he secured a rank of 8464 in NEET 2022 and over to you. Hello everyone, I am here to share my journey that how did I score 633 marks in NEET 2022 along with doing BDS in King George Medical College, Lucknow. So how did you start your journey for MBBS? So yeah, this journey started in 2019, not right 2019. I have always dreamt of pursuing MBBS since my childhood because it was my mother's dream. So after my plus 2 I scored a good percentage in 12th. So एक मोटिवेशन आ गया था कि मैं MBBS करने के लिए लायक हूँ. तो I thought of joining one of the prestigious institute in Kota. सो आई वेंट देयर. वहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि मैं अच्छे से तैयारी करूँगा. लेकिन जब आप 12th में अच्छे स्कोर से पास होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीट इज़ दैट इजी कि अगर आप 12th में 90 प्लस आ रहे हैं तुम्हारे तो नीट भी क्रैक हो जाएगा. मैं कोटा गया था. कोटा गया, मैं थोड़ा वहाँ पे अपनी तरफ से आई वॉज पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट. मैंने ट्राई किया, हर चीज़ करी. इवन after joining LN, I did not focus that much on NCERT. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर था 588. देन आफ्टर pretty good marks. या बट इन नीट 2019 में 2020 में 2020. या 2020 was my first drop. So Okay. in 2020 I scored 588 marks. So after that मुझे लगा था कि 2019 तक एक रैंक अच्छा आता था इस मार्क्स पे, बट 2020 में सडनली रैंक इतना ज़्यादा बेकार आया है, रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आया कि मेरा 588 मार्क्स पे 25K के अराउंड रैंक आया. सो दैट वॉज डिज़ास्टर. बहुत ज़्यादा बुरा लगा. तो एवरी वन वॉज लाइक कि जो भी मिले, मतलब एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए बेटर है. बट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग MBBS. बट सबके कहने पे आई ज्वाइंड BDS इन आंध्र प्रदेश because 588 marks पे I was not even getting BDS here in North. फर्स्ट Feb 2021 को मैं आंध्र प्रदेश गया. मैंने सोचा कि ठीक है मैं प्रिपेयर करूँगा वहाँ पे, बट इतना चीज़ें ईजी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि तुम एक नई अपना घर छोड़ के तुम एक दूसरी जगह जा रहे हो, वो भी एक दूसरे स्टेट में, और जहाँ पे टोटली डिफरेंट स्टेट जिसमें ग्रो हुए. मतलब यूपी में थोड़ा मतलब तुम्हारे लोग हैं, मतलब तुम्हारा लैंग्वेज इशू नहीं है इतना कुछ, ट्रैवलिंग इशू नहीं है, फूड इशू नहीं है, और सडनली तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बिल्कुल अलग लोग हैं. ऑन 7th March 2021 आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग वंस अगेन कि नहीं यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, अब मुझे एक बार और तैयारी करनी है. सडनली उस टाइम पे कोविड का पीक फिर से आया. तो आई स्टेड इन आंध्र प्रदेश ऑन अराउंड 4 months. मतलब ऑन लास्ट ऑफ अप्रैल I came back to my home and then I thought of preparing again for NEET. बट मैंने इस बार उस समय बहुत अच्छे से तैयारी करी थी. प्रॉपरली NCERT को भी फॉलो किया था, हर चीज़ करी थी, टेस्ट बहुत सारे दिए थे मेरी साइड से. मतलब आई हैड गिवन माई बेस्ट उस टाइम पे भी. बट वो कहते हैं ना कि जब जो चीज़ उस समय किस्मत में नहीं होती वो इतनी आसान से जब तक घिसोगे नहीं तो चमकोगे नहीं. तो मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे भी, बट पेपर भी अच्छा गया. पेपर 2021 का वॉज नॉट दैट ईजी. फिजिक्स वॉज द टफेस्ट वन. फिजिक्स वॉज द टफेस्ट वन. तो सडनली मतलब मैंने आके मार्क्स कैलकुलेट करे, मेरे 620 ऐसे आ रहे थे. बट मुझे नहीं पता था कि मैंने OMR में क्या मिस्टेक करी थी. OMR इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन 21 में रुका था. बट लकीली क्योंकि यूपी में न्यू कॉलेज खुले थे, तो वो जब MBBS की थोड़ी कट ऑफ नीचे आई तो BDS भी थोड़ा नीचे शिफ्ट हुआ. तो लकीली आई गॉट KGMU BDS. If I have to explain my journey in one word, then it has been a roller coaster ride for me. 2021 was the toughest year of my life. 2021 was the toughest year of my life. And after joining KGMU BDS, I was like ठीक है, maybe शायद किस्मत में BDS ही है. So I thought of pursuing BDS, but I was not that much satisfied. It doesn't mean कि BDS में कोई दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा है, बट जब तुम कुछ चीज़ दिल से चाहते हो और वो तुम्हें ना मिले, चाहे किसी और फील्ड में कितना भी ज़्यादा अर्न कर रहे हो तुम,
बट जब तुम कोई चीज़ दिल से चाहते हो और वो तुम्हें ना मिले तो वो जो एक गिल्ट होता है ना वो तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट देता है और कुछ नहीं। आई डिड नॉट टेल एवरीवन दिस टाइम कि आई एम प्रिपेयरिंग अगेन फॉर नीट, नॉट इवन माई पेरेंट्स, not even any of my relative, because sometimes it is okay to not tell everyone everything Yeah. according to me, क्योंकि जब सब जज करने लगते हैं जज नॉट लाइक जज, बिकॉज आई नो माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव, दे हैव बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट थ्रू आउट। अगर मैं उनको ये भी बोलता कि आई एम प्रिपेयरिंग अगेन तो दे विल बी लाइक ओके यू डू इट, यू कैन डू इट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दे वर वेरी हैप्पी जब मेरे को आंध्र प्रदेश का भी कॉलेज मिला था। व्हेन यू आर इन अ कॉलेज व्हेन बोथ BDS एंड MBBS स्टूडेंट आर स्टडिंग, तो वो चीज़ आपको, आपका जो वीक पॉइंट होता है ना, और आप उस चीज़ से उभरने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ आपको डेली हिट होती है कि मुझे ये चीज़ करनी थी बट मैं कर कुछ और रहा हूँ। So how did you manage doing BDS and preparing for NEET at the same time? So yeah, this time my prime focus was on NCERT कि NCERT से ही होगा सिलेक्शन अगर होगा तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं किसी अदर बुक को प्रेफर करूं NCERT के अलावा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे हैं कि सब इवन आफ्टर 2019 NCERT से ही आती है हर चीज़, चाहे कोई भी क्वेश्चन, नॉट इवन। ये बात प्लीज आप लोग याद रखें कि आफ्टर 2019 सब चीज़ NCERT बेस्ड ही है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि ये बाहर का पढ़ो वो बाहर का पढ़ो, बट NCERT इज द गॉड, राइट? या NCERT से ही सब कुछ आता है। तो मैं क्या करता था, मैं शुरू में NCERT को प्रेफर करता था, मतलब NCERT बुक से पढ़ता था। देन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कुछ चीज़ सुन रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो मैं यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ज़्यादा NCERT पढ़ाते हैं, मतलब पर हाफ एन आवर 1 आवर में NCERT को डीपली पढ़ाते हैं। और मैं शुरू में मेरा ऐसा था कि मैं बुक पढ़ता था, देन मैं यूट्यूब पे वीडियो सुनता था NCERT की, मतलब सिर्फ NCERT की। सपोज देयर आर सम चैनल लाइक ओजोन क्लासेस, विपिन सर, तो वो NCERT बहुत ही ज़्यादा गो थ्रू कराते हैं अच्छे से, एक लाइन वर्ड सब कुछ, तो NCERT अच्छे से कवर करा देते हैं। देन सेकेंड मेरा स्टेप रहता था कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, सेकेंड मेरा स्टेप रहता था कि मैं उस चीज़ को ऑडियो बुक के थ्रू सुनूं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियो बुक्स पढ़ी हुई हैं जो कि 15-15 मिनट के हैं, तो आप जब सुनते रहते हो ना तो आपके दिमाग में NCERT की लाइन छप जाती है, चाहे आप रट रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, समझ रहे हो। बट अभी नीट का पैटर्न ऐसा हो चुका है कि चीज़ें आपको मगअप भी करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो आप हर चीज़ समझ के नहीं कर सकते, ताकि आप उसको टाइम में एकदम पेपर टाइम में एकदम, क्योंकि नीट में एकदम स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं इन अप्रैल। मैं शुरू में जब सुबह 8 बजे से क्लास होती थी, मैं 4 बजे तक जाता था क्लास, फिर 4 बजे के बाद मैं क्या करता था कि मैं 4 से 6 के स्लॉट में सो जाता था। सोने के बाद जब मैं 6 बजे उठता था तो मैं स्टार्ट कर देता था अपनी प्रिपरेशन। फिर 8 बजे से खाना खाने जाना होता था तो 9 वहीं बज जाते थे। फिर घर पे कॉल भी करनी होती थी मम्मी से, क्योंकि घर पे बात करके एक आपको रिलीफ मिलता है कि ठीक है, मैंने घर पे भले ही नहीं बता रखा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट जब मैं बात करता था तो इनडायरेक्टली ऐसे मम्मी मुझे मोटिवेट कर ही देती थी। 6 से 8 के स्लॉट में मैं ऐसा सब्जेक्ट प्रेफर करता था जो समझने वाला है, क्योंकि एकदम से क्लास से आने के बाद तुम रट नहीं सकते हो। तो मैंने यूट्यूब की उम्मीद सीरीज फिजिक्स वाला चैनल पे प्रेफर करी थी यूट्यूब की। तो मैं जो मेरे टॉपिक्स वीक थे फिजिक्स में, मैंने उम्मीद सीरीज को फॉलो किया था। केमिस्ट्री मैंने VT सर का चैनल फॉलो किया था, मतलब कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है वो। उस चैनल पे मतलब उन्होंने मेरी इनऑर्गेनिक, जिसकी वजह से मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन रुक रहा था इनऑर्गेनिक की वजह से, इस ईयर उसी की वजह से हो रहा है। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब मैंने अपना एक फियर जो मेरा इनऑर्गेनिक का था वो शायद अब मेरा मतलब इनऑर्गेनिक में कम्प्लीटली सारे क्वेश्चन सही थे इस बार। तो मैं 10 से 12 के स्लॉट में मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, मतलब 2 दिन एक सब्जेक्ट को देता था। मतलब मैं ये करता था कि कभी केमिस्ट्री पढ़ ली, बट मैं बायोलॉजी डेली पढ़ता था, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 50% कवरेज रखता है नीट में। तो आपको बायोलॉजी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को लाइक लेना है, आपको फिजिक्स भी धोखा दे सकती है एंड में, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़नी ही होगी एट एनी कॉस्ट। मैंने इस बार बिल्कुल MTG फिंगर टिप्स करी थी, MTG फिंगर टिप करी थी, और यूट्यूब चैनल पे ओजोन क्लासेस के मैंने NCERT तो पढ़ी थी, बट उन्होंने 100 क्वेश्चन का एक स्लॉट लगा दिया था कि वो 100 क्वेश्चन 2020 में एक सीरीज आई थी कि वो 100 क्वेश्चन कराते हैं NCERT बेस्ड, प्रॉपर NCERT, मतलब पूरा चैप्टर वो कवर कर लेते। तो मैंने उसको फॉलो करता, मतलब मैंने NCERT के बाहर कुछ भी नहीं करा था इस बार, मतलब नॉट इवन अ सिंगल थिंग। मैंने 33 इयर्स PYQs करे थे, बट बायोलॉजी में मैंने
10 तक के ही करे थे, क्योंकि उससे पहले के काफ़ी ज़्यादा और आउट irrelevant हो ऑफ गए। इररेलेवेंट लगे थे मुझे। और अगर आप वो क्वेश्चन करते हो तो समवेयर आपको डाउट आ जाता है कि यार क्या मेरी तैयारी ख़राब है या मेरे कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो लाइक फ्रॉम 8 to 4 कॉलेज में भी आप कुछ करते थे? मतलब लाइक कि 8 to 4 कॉलेज में इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू रीड एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज इन केजीएमयू देयर आर ओनली 70 सीट्स। तो 70, जब एक क्लास में इतने कम बच्चे होते हैं तो टीचर्स प्रोफेसर्स सब काफ़ी आपको ज़्यादा देख सकते आपको हैं। देख सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती थी क्लास में ओपनली एनसीईआरटी को ओपन करना। बट इन लैब्स वगैरह में मैं क्या करता था, मैं एनसीईआरटी फ़ोन में ओपन कर लेता था। कैसे भी करूँ मुझे अपने मल्टीपल रिविजन्स लाइक इट्स बढ़ाने। लाइक अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप जो थोड़ा सा भी टाइम आपको फ्री मिल रहा है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा। Exactly. लाइक अगर आप एक कोर्स कर रहे हो तो देयर इज नो शॉर्ट वे कि आप कम मेहनत से निकल जाओ। आपके पास एक एक्स्ट्रा कोर्स है, दैट मींस आपको एक्स्ट्रा मेहनत ही करना पड़ेगा उसको भी Exactly, क्रॉस करने के exactly. लिए। सो व्हिच कोचिंग डिड यू प्रेफर? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग दिस टाइम, बिकॉज मेरे को कॉलेज भी जाना होता था, तो मैं कोचिंग नहीं कर सकता था। तो मैंने मोस्टली अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल से करी है। वन ऑफ देम इज़ VT सर फॉर केमिस्ट्री, Yeah. एंड फॉर फिजिक्स उम्मीद सीरीज फिजिक्स वाला, एंड देन फॉर बायोलॉजी आई प्रेफर्ड ओजोन क्लासेस। बट मैंने टेस्ट मैंने करे थे। मैंने मोस्टली मैंने एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दिए थे, लाइक न्यू लाइट अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट फॉर नीट, एंड फिजिक्स वाला एंड नीट। आकाश की एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है, वो अकॉर्डिंग टू मी उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपको नीट का एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो मैंने टेस्ट प्रेफर करे थे। मैंने एज सच कोई कोचिंग इस बार ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता था। So, and how many hours did you devote to your NEET prep? Because BDS is also not that easy. या एज आई हैव सेड कि मेरे को सुबह कॉलेज भी जाना होता था। मिड ऑफ मे से मैंने थोड़ा कॉलेज रेगुलरली जाना कम कर दिया था, बट लास्ट ऑफ अप्रैल तक मैं कॉलेज जाता था। मिड ऑफ मे से मेरे को लग गया था कि अब इतना कम टाइम है, मेरे को अब एक चीज़ चूज़ करनी ही पड़ेगी। तो मेरा फोकस बन गया था कि अब मुझे नीट ही करना है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, ईयर लॉन्ग नहीं था कि मेरे को एक साल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, नीट वॉज ऑन 17 जुलाई। तो मेरा ये था कि चल यार अब 2 महीना है, अच्छे से नीट कर लेते हैं। तो मैं मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स तो रेगुलरली देना ही था मुझे। 5 to 6 आवर्स। कभी कभी जब मेरा ज़्यादा होता था, जब मैं ज़्यादा डिमोटिवेट, तो मैं स्ट्रेच कर लेता था कि मैं रात को 2-3 बजे तक भी पढ़ लेता था। क्योंकि शुरू में जब अप्रैल तक मैं कॉलेज जाता था, तो जब आप 2-3 बजे तक जागते हो तो सुबह क्लास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस छूट जाती थी सुबह वाली। तो मैं करता था कभी, मतलब ऐसे मिड मे से मेरा ये हो गया था कि मैं सारी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा था। मैं कोई क्लास जाता था, फिर 2 से 4 वाला लेक्चर छोड़ देता था, मतलब लैब छोड़ देता था, तो ऐसे हो गया था। मे से मेरी काफ़ी क्लासेस इरेगुलर हो गई थी। मैं मतलब डेली 6 से 7 घंटे, तो क्योंकि जब आपके पास इतना कम टाइम है तो इतना तो आपको डिवोट करना ही पड़ेगा। व्हेन यू हैव टू रीड 99 चैप्टर्स, कुर्बान करनी ही पड़ेगी। नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। एंड व्हेन यू हैव टू रीड 99 चैप्टर्स ऑफ होल 11th and 12th, so yeah. What were the books that you used during your preparation? So honestly I preferred mostly NCERT तो आपको पढ़नी ही है, चाहे जो भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब मैं फिजिक्स का इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन फिजिक्स के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन होते थे, एग्जाम्पल्स होते थे, वो मैं करता था, क्योंकि नीट में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने लगे हैं अब एग्जाम्पल्स वगैरह। सो मैंने बुक्स प्रेफर करी थी बायोलॉजी में NCERT, एंड मैंने बताया कि मैंने ऐसे बुक्स MTG ली थी, MTG बायोलॉजी की, और ओजोन क्लासेस पे जो क्वेश्चन हैं उनके यूट्यूब चैनल पे मैंने वो प्रेफर करे थे। मतलब मैं, अगर आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हो और आपको उस चैप्टर के मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो 1000 क्वेश्चन बेकार है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी चैप्टर के 200 क्वेश्चन भी कर रहे हो और उसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो रहा है और आपको कंसिस्टेंटली आप उसको रिवाइज कर रहे हो उन्हीं सेम क्वेश्चंस को, तो आपका ज़्यादा बेटर होता है परफॉर्मेंस। तो मैंने बायो में ये किया था। एंड केमिस्ट्री में मैंने NCERT पढ़ी थी, बहुत थॉरोली पढ़ी थी। यूट्यूब चैनल प्रेफर करे थे, VT सर का यूट्यूब चैनल, उन्होंने NCERT की एक सीरीज़ शुरू करी थी इनऑर्गेनिक में, जिसमें वो NCERT लाइन बाय लाइन कवर कराते थे, और उन्होंने एक PDFs प्रोवाइड करी थी NCERT क्वेश्चंस की, जिसमें हर ईच एंड एवरी लाइन इज़ कवर्ड फ्रॉम NCERT, मतलब हर चीज़ कवर्ड थी। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने
एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल्स ये करे थे, और नीट के पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और या फिर फिजिक्स हो। और ऑर्गेनिक में मैंने इंटेक्स्ट एनसीईआरटी प्रेफर करी थी एंड बाकी पीवाईक्यूज। एंड फिजिक्स में मैंने क्या किया था, मैं पीवाईक्यूज तो किए ही किए थे। मैं हर पीवाईक्यूज मैंने एक ऐप से किए थे, मतलब 33 ईयर का एक ऐप था प्ले स्टोर पे। तो उसमें क्या होता था, उसमें जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो टॉपिक वाइज मैं कवर कर लेता था। तो मुझे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अगर आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इस टॉपिक से। इस साल मेरा बिल्कुल ऐसा थॉट प्रोसेस था कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मैंने फिजिक्स में और न्यू लाइट की एक फिजिक्स टेस्ट सीरीज थी, मतलब जिसमें से वो फिजिक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे। उनकी एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होती है, तो वो मैंने प्रेफर करी थी। मैं हर चैप्टर वाइज, जैसे मैं चैप्टर कोई कवर कर रहा हूँ तो मैं उनके टेस्ट वो कर लेता था। So how did you like do the multiple revisions of all the subjects? So yeah, as I mentioned earlier कि मैंने एनसीईआरटी तो मैं पढ़ता ही था, मतलब एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी। फिर मैं मोस्टली यूट्यूब वीडियोस प्रेफर करता था कि ऑडियो बुक सुनता था, और यूट्यूब चैनल जैसे वीटी सर का चैनल है, वो एनसीईआरटी सीरीज आई थी। कोई भी चैप्टर उठा रहे हो तो आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और वन मोर थिंग, मैंने एनसीईआरटी थ्रेड नोट्स फ्रॉम हर चैनल मैंने प्रेफर करे थे, जो कि बेस्ट नोट्स हैं एज पर मी फॉर अ नीट एस्पिरेंट। इतने ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प तरह से लिखे हुए हैं, एंड आई थिंक मैं इतने अच्छे नोट्स मैं तो कभी नहीं बना पाता, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, स्पेशली इन ऑर्गेनिक में और बायोलॉजी। आज हम लोग की मुलाकात भी उसी से हुई थी। हाँ, हमारी मुलाकात भी बातचीत मैंने, क्योंकि शी इज़ फ्रॉम एमबीबीएस एंड आई वाज फ्रॉम बीडीएस, तो मैंने शुरू में जो मेरी बात मैंने कांटेक्ट किया था कि देखिए लाइक एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एनसीईआरटी भूल जाओ। अगर आपको एनसीईआरटी का क्रक्स फॉर्म कहीं और मिल रहा है ना, तो दैट्स मोर गुड, जो आपको कम, जैसे rather than hard work if you do smart work then that's more better. बट रिवीजन के टाइम पे मैंने इतने ज़्यादा, जब मैं मल्टीपल रिवीजन कर रहा था तो मैं नोट्स ज़्यादा प्रेफर करता था, और नोट्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं, जब उम्मीद सीरीज के आपके नोट्स होते हैं तो उसमें बीच बीच में सर क्वेश्चन कराते थे, तो वो भी रिवीजन करते रहो। और आपके पीवाईक्यूज में जो वीक पॉइंट्स हैं मैं वो नोट कर लेता था। तो मेरा मिस्टेक कॉपी मेंटेन करना इज अ मस्ट। या और इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं हजार एक चैप्टर के लगा। अगर आप 100 क्वेश्चंस को भी 10 बार कर रहे हो ना, इट्स इक्विवेलेंट टू द 1000 क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, मेरा ऐसा मानना है कि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो और उनका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो 100 क्वेश्चन में आपके कोई काम के नहीं। और आप 1000 क्वेश्चन पे लगे पड़े हो बट उनका रिवीजन नहीं है, और वो 1000 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के हैं, तब तो बिल्कुल ही उसका कोई बिल्कुल बेकार है, वो टाइम ही बर्बाद कर। क्योंकि आपको नीट में जाके रियलाइज हो जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। So many of people wanted to know कि अगर आप BDS से कोई सीट छोड़ रहे हो, in short कोई भी सीट अगर आप छोड़ रहे हो and you are going to MBBS now, so what's like the procedure and what are, you know, those things that you need to do? Yeah, to get the documents back, I think for you have to pay something. As what they mentioned, you have to pay something because आप एक सीट छोड़ रहे हो, अब वो चीज़ वैकेंट हो जाए, गवर्नमेंट की सीट है, वो चीज़ वैकेंट होगी, तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट एंड वट एवर द अमाउंट दे मेंशन, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और ज़्यादा ऐसा लंबा कोई प्रोसीजर यहाँ KGMU का है नहीं, आपको सभी डिपार्टमेंट में नो ड्यूज़ साइन करानी होंगी, बाकी फिर फाइनली वो चीज़ आपकी जो नो ड्यूज़ है वो डीन को जाएंगी, देन फाइनली आपको जो भी वो अमाउंट उनका होगा वो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सीट वैकेंट कर रहे हो, भले ही वो BDS की हो या फिर किसी भी कोर्स की हो। If it's a government seat, you need to pay some amount which they have mentioned. Yeah. Coming to the last question, who was your support system during this whole journey? Because तुमने अपने फैमिली को भी नहीं बताया था, but कैसे, मतलब वो मोटिवेशन कैसे मिलता था? Yeah. So during this journey, I guess from 3 years, my parents have been my biggest support. But this time, I did not tell them कि I am preparing. But indirectly, मैं उनसे इस तरह से बात कर लेता था, तो my mom used to motivate me कि मैं BDS से रिलेटेड ही उनसे बात कर लेता था कि मम्मी क्या होगा, मैं अच्छे से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। And this time, I told only my sister about this कि मैं ऐसे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक किसी ना किसी को तो आपको बताना ही पड़ेगा।
एंड सम ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स। बहुत टाइम आप लो फील करते हो तो मैं कॉल कर लेता था, यार ऐसा फील हो रहा है, अब ऐसा फील हो रहा है। सो दे हैव बीन देयर फॉर मी एंड माई फैमिली हैव बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट। माई सिस्टर, शी हैज़ बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट थ्रू आउट, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। एंड माई कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा एक स्टीरियोटाइप होता है कि कॉलेज में अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं या फिर ऐसा होता है, बट आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट आई गेस। मेरे कॉलेज में भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, चाहे वो MBBS से हों एंड BDS से हों। मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं रहा कि मैं अगर BDS से हूँ तो मेरे MBBS में बॉन्ड्स नहीं बने। मेरे MBBS में बहुत अच्छे दोस्त बने और मेरे BDS में भी बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। एंड आई जस्ट होप, बोलते हैं ना, whatever happens for a reason। KGMC आए तो इतने अच्छे दोस्त लेके मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा बैरियर ना क्रिएट हो जाए कि आई एम फ्रॉम BDS एंड दे आर फ्रॉम MBBS। तो वो चीज़ कभी मुझे फील नहीं हुई जिन लोगों से भी मेरी बॉन्डिंग हुई। एंड आई थिंक आगे भी ऐसा ही रहे। अब मैं नई जर्नी में एंटर करने जा रहा हूँ, तो आई जस्ट विश कि जो लोग हैं वो हमेशा रहे। Yeah, that was it. I hope you got all your questions answered. And any last words of wisdom? So according to me, eventually what you want to achieve in your life, eventually you will get that. चाहे थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, और फिर उस चीज़ में मज़ा भी नहीं है अगर आपको कोई चीज़ सडनली मिल जाए, आसानी से मिल जाए। जो एक खुशी होती है ना जब आप इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ अचीव करते हो, तो वो एक अलग ही फील होता है। You must be thinking कि right now you're more stronger than 3 years back. if I look back, then बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे खुद की पर्सनैलिटी में कि जस्ट गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, एंड ये चीज़ जो है वो अलग ही है। So thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye.